हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी कानून लागू हुआ है उस पर पूरे 1 महीने 5 दिन बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। और प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इन्होंने क्या कहा है, जरा पहले इसको पढ़िए, फिर कल जो मैं वीडियो बनाया था उस पर थोड़ी चर्चा करके इनकी बात पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। यूजीसी पर भागवत बोले, कानून सभी को मानना चाहिए। कौन सा कानून? यूजीसी कानून। जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना होगा। कौन नीचे गिरे हैं और झुककर कैसे उठाना है? झुककर उठाने वाले से कहना है कि भैया झुककर उठाओ, कि सरकारी कानून के जरिए उनको झुका दिया जाएगा ताकि दूसरे उठ जाएं? अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों, सवर्ण समाज के लोगों, आंखें खोल लीजिए, कान साफ कर लीजिए और अब आप ध्यान दीजिए कि आखिर इन 75 वर्षों में आपके समाज की दुर्दशा क्यों हुई है। इसलिए हुई है कि जिसको आप अपना नेता मानकर उसके पीछे खड़ा हो रहे थे वह आपका नेता नहीं है। आइए कल के वीडियो पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कल मैंने लाइव किया था रात 8 बजे, जैसा कि मैं रोज करता हूं। सामान्य वर्ग की दुर्दशा का दोषी कौन? तब मैंने यह कहा था कि सामान्य वर्ग की दुर्दशा के दोषी हम खुद हैं। और हमने बताया था कि हमने ऐसे राजनीतिक विचारों को अपना लिया जिसमें अपने लिए कोई जगह ही नहीं है। या तो हमको दूसरों को उठाने में लगाया गया या दूसरों से झगड़ा करने में हमको भिड़ाया गया। जी हां, मैं एकदम दो टूक आपको यह बात बता रहा हूं। जब आपको हिंदू बना दिया गया भाजपा और आरएसएस के चलते, तो आपको मुसलमानों से लड़ना है। और भाजपा के खिलाफ जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, प्राय वे पार्टियां किसी न किसी जाति विशेष की हैं, तो उन जातियों से भी लड़ना है। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार में आपको मुसलमान और यादव से लड़ना है। फिर उत्तर प्रदेश में आपको जाटव चमार से लड़ना है। अगर कहीं जयंत चौधरी भाजपा से अलग हो गए तो आपको जाटों से लड़ना है। अगर कहीं अपना दल भाजपा से अलग हो गई तो आपको कुर्मियों से लड़ना है। यह आपको सिखा दिया गया। और ये जितनी भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं वह सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से एक मुसलमान से जब आप लड़ रहे हैं तब तो हिंदू बनकर लड़ रहे हैं, लेकिन शेष सबसे जब लड़ते हैं तो क्योंकि वे लोग भी हिंदू समाज के अंग हैं, तो वे आपको हिंदू के रूप में अपने से लड़ते हुए नहीं कहते। वे कहते हैं ये सवर्ण है जो हमसे लड़ रहे हैं। और जब उन्होंने यह पुकार तेज कर दी है, इस पर धार लगा दी है, तब जिसके कहने पर आप हिंदुत्व का नारा लगा रहे थे, जिसको अपने आगे खड़ा महसूस करके, जी हां वो भ्रम था, लेकिन महसूस करके आपको लगता था कि जब जिस विपक्षी पर आप हमला करेंगे और वो आपकी जात के आधार पर आपको अपना दुश्मन घोषित करेगा, तो ये जिसके पीछे आप खड़े हैं वो आएगा और उसको डांटेगा और कहेगा कि नहीं, जाति नहीं, यह तो हिंदू लोग हैं, तुम जो है हिंदू के खेमे से बाहर हो। लेकिन तब उस संगठन के मुखिया ने कह दिया कि आप जाति के ही हो। कैसे हैं जाति के? फिर से पढ़ लीजिए इनके बयान को। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो नीचे गिरे हैं उनको झुककर उठाना होगा। जाति जाति में कोई वैमनस्यता ठीक नहीं है, भेदभाव ठीक नहीं है, और यूजीसी कानून ठीक है। तो यूजीसी कानून क्या कहता है? यूजीसी कानून कहता है कि जितने भी सवर्ण समाज के हिंदू लोग हैं, जितने भी,
चाहे वह किसी रेस्टोरेंट पर बर्तन ही क्यों न धुल रहा हो, वे सब के सब अत्याचारी हैं, उनसे अत्याचार होने की संभावना है। और चाहे कोई संतोष वर्मा आईएएस हो जाए, लेकिन क्योंकि वह दलित समाज से आ रहा है इसलिए वह शोषित है, पीड़ित है और नीचे गिरा हुआ है। और उसको उठाने के लिए इस जो गिलास धो रहा है रेस्टोरेंट पर कोई सवर्ण समाज का बच्चा, या कहीं कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कहीं कोई ठेला खोमचा लगा रहा है, कहीं चंडीगढ़ में, कहीं हल्द्वानी में रिक्शा खींच रहा है, तो उसे झुककर उठाने की नसीहत इन्होंने दे दी। और इस नसीहत में इन्होंने कहा यूजीसी कानून में गलत क्या है। यूजीसी कानून में अगर हम इनके हिसाब से देख लें तो इन्होंने कहा नीचे वालों को झुककर उठाना होगा। तो पहले तो नीचे का आधार क्या है? केवल जातिगत। तो फिर ये मुझे बताएं कि संतोष वर्मा आईएएस होकर के दलित समाज से आने के आधार पर से सभी समाज को गाली देते हैं, तो उनको फिर आगे कैसे उठाना है, किस तरह से झुकना है? दूसरी बात कि हमको खुद झुक करके उठाना है कि हमें झुका दिया जाना है। तो झुककर उठाने का ही काम तो महात्मा गांधी कर रहे थे, जिनको यह लोग किस निगाह से देखते हैं। झुककर उठाने का ही काम तो कांग्रेसी नेता करते थे। आप श्री कृष्ण सिन्हा का नाम गूगल पर देख लीजिए कि उन्होंने अछूत समाज के उन्नयन के लिए कितना काम किया है। जी हां, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, भूमिहार समाज से आने वाले नेता श्री कृष्ण सिन्हा लंबे समय तक वे मुख्यमंत्री रहे। वे अपने समाज में उस समय छुआछूत आज को खत्म करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। तो जब इन्होंने वही काम सिखाया है आज, तो फिर तो इनको कांग्रेस के उन नेताओं को आदर्श मानते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी यही बात कही थी। दरअसल दोस्तों, आरएसएस ने हमको हर तरह से ठग दिया है। जब से यह संगठन बना है दोस्तों, 1925 से 2026 आ गया, इस संगठन का कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन इन लोकतांत्रिक संविधान में रोज दावा कर देता है। इनकी अपनी नीतियां इतनी बदल गई हैं कि जो इनके आलोचक हैं वो यही कहते हैं कि ब्राह्मणों का संगठन है। लेकिन यह जब जब सत्ता में रहे हैं या सत्ता के शागिर्दी में रहे हैं, जी हां, चाहे भले कह दें कि ये तो राजनीतिक संगठन है नहीं, तो वैसे तो फिर ये सामाजिक संगठन भी नहीं है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, फिर तो ये कुछ नहीं है। लेकिन कुछ न होकर होते हर जगह हैं। तो इसलिए इनके कह देने से कि ये संगठन नहीं है, राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़े राजनीतिक संगठन है, ये सबसे बड़े सामाजिक संगठन है। और जब इनकी राजनीतिक इकाई के तौर पर बीजेपी बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दी थी, तो जब कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में कत्लेआम हो रहा था, सेना नहीं भेजी गई थी। आज तक इन लोगों ने यह बात नहीं बोली, बल्कि जनता को गुमराह कर दिया कि यह सब तो कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा। और जनता ने, यानी हम लोगों ने मान लिया, सबने मान लिया। नहीं, सब चाणक्यवंशी है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई अगर आकर के पट्टी पढ़ाता है तो मान लेते हैं। अरे कांग्रेस के सैकड़ों पाप होंगे, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनसे कहिए। लेकिन जो पाप किसी और ने किए हैं, अगर उसका प्रायश्चित हम किसी तीसरे से करवा देंगे तो वह प्रायश्चित करके भी कुछ नहीं बदल पाएगा, और जो वह पाप किया होगा वह अपने को सफल मानेगा। तो जब भी भाजपा सत्ता में आई है, हमें घेरा गया है। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण है कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में कत्लेआम, और उस समय सरकार द्वारा सेना का न भेजना, आरएसएस का उस समय न बोलना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है का नारा लगाने वालों का उस समय कश्मीर की तरफ से आंख मोड़ लेना। यह पहला। आज तक इन लोगों का बयान नहीं आया कि उस पर इनका क्या एक्शन था। उस समय की सरकार को यह समर्थन दे रहे थे तो सेना क्यों नहीं गई थी? एक। दूसरा अभी हाल ही का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ही यह लगा था कि बसपा की तरफ सवर्ण समाज मूव कर रहा है। कौन सा सवर्ण समाज? जो वर्तमान भाजपा से नाराज है,
जिनको दिख गया है कि भाजपा हमारे हितों को नोच खा रही है, जिनको पता चल गया है कि भाजपा हमारे समाज को दबोच खा रही है, उन लोगों ने जब कहना शुरू किया कि नहीं हम बसपा की तरफ जाएंगे, जैसे ये मुहिम थोड़ी सी बढ़ी, तब तक एक आईएएस कैडर का अफसर ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर गाली देता है। और वह अफसर कौन है? वो दलित समाज से आने वाला है। वह गाली उसी टाइमिंग पर क्यों दी गई दोस्तों? इसलिए दी गई ताकि ब्राह्मणों के पास, सवर्णों के पास इनके सिवाय कोई दूसरा मंच न दिखे, भाजपा के सिवाय कहीं कोई और जगह न दिख जाए। और आप देखे होंगे कि उस समय जिस तरह से बसपा के साथ ब्राह्मण जुड़ रहे थे, हट गए, रुक गए, ठहर गए, ठमक गए, झिझक गए। उसके पहले जब अखिलेश यादव की तरफ जा रहे थे ब्राह्मण समाज के लोग, यानी सवर्ण जब है भाजपा के अलावा कहीं और विकल्प के साथ अपने को जोड़ने की सोच रहा था। जी हां, आपको यह बात नहीं समझ में आएगी अगर आप ये मानेंगे कि भाजपा ही विकल्प है, लेकिन जिन लोगों को दिख गया है कि भाजपा और आरएसएस हमारे हितों को नोच रही है, समाज को दबोच रही है, उन लोगों ने विकल्प सोचने, खोजने, बनाने, चाहने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ, सपा की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा, तो इटावा में एक कांड हो गया। कुछ ब्राह्मण गए और एक भागवत कथा कहने वाले यादव को पीट दिए। यह आपको केवल संयोग लग रहा है? यह प्रयोग है। मैं यह बोल करके अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा हूं, लेकिन मैं डालूंगा। और जब आपके लिए ये दोनों रास्ते बंद हो गए, गाली गलौज हो गई हर तरफ से, तब ये लोग यूजीसी कानून ला करके शेष पूरे समाज को आपके खिलाफ खड़ा कर दिए। शेष पूरे समाज को आपको अपराधी घोषित कर दिए। और जब आप आज सड़कों पर उतर करके विरोध किए हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे है कि पूरा एक समाज अपराधी है, मैं फिर से कहूंगा कि कश्मीर में जितनी भी आतंकी घटनाएं घटी, सब में केवल मुसलमान समाज के लोग थे, लेकिन हम सभी मुसलमानों को आतंकी नहीं कह सकते। हमारे जंगलों में जितनी भी नक्सली घटनाएं घटती हैं, सब में आदिवासी शामिल हैं, लेकिन हम सभी आदिवासियों को नक्सली नहीं कह सकते। हमारे पूर्वोत्तर में जो हिंसक घटनाएं घटती हैं, उनको अंजाम देने वाले उग्रवादी हैं, लेकिन हम पूरे पूर्वोत्तर को उग्रवादी नहीं कह सकते। लेकिन संपूर्ण सवर्ण समाज को शोषक, सामंत, उपद्रवी, भेदभाव करने वाला, नीचा दिखाने वाला, लोगों को सताने वाला कहा नहीं गया। कानून बना करके मुहर लगा दी गई और शेष पूरा का पूरा समाज पीड़ित दिखा दिया गया। आज ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करना है, तो मैं इनसे पूछता हूं कि बसपा जातिवादी पार्टी है कि हिंदुत्ववादी है? आज की बसपा नहीं, मैं 1995 की बसपा की बात कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कि जब मिले मुलायम कांसीराम के नारे पर 1993 के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी और फिर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सहयोग से एक गठबंधन सरकार बनी थी, तो उस सरकार में शामिल सपा और बसपा जातिवादी राजनीति से चुनाव जीते थे या हिंदुत्व के नाम पर जीते थे? और अगर वे जातिवादी राजनीति से चुनाव जीते थे तो वह हिंदुत्व के अनुसार, जिसके झंडा बरदार बनते हैं, हिंदुत्व की अवधारणा के खिलाफ है या वो उचित है? और अगर वह खिलाफ है तो जैसे ही 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड होता है, उसके बाद उसी राजनीतिक गठबंधन के एक दल बसपा को बीजेपी के द्वारा समर्थन देना एक जातीय पार्टी को समर्थन देना था कि नहीं था? निषाद पार्टी एक जात के नाम पर एक पार्टी बनी है, वह आज इनके हिंदुत्व के एजेंडे पर जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें शामिल है, गठबंधन का हिस्सा है। वह जातिवादी राजनीति से नहीं पैदा हुई है तो कैसे हुई है? सुभाष सपा अपने को राजभर जाति की पार्टी कहने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी, वह जातिवादी पार्टी है कि नहीं है? अनुप्रिया पटेल की अपना दल
कुर्मी समाज को लेकर चलने की बात करती है, वह जाति आधारित पार्टी है कि नहीं है। जयंत चौधरी की रालोद राष्ट्रीय लोक दल जाट समाज को अपने साथ जोड़कर चलती है, वह जातिवादी पार्टी है कि नहीं है। तो ये पार्टियां जो इनके साथ हैं वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, लेकिन जिनकी कोई पार्टी नहीं है वह सवर्ण समाज इनकी नजर में जातिवादी है। और दूसरा कौन जातिवादी है? जो इनके गठबंधन का हिस्सा नहीं है या जिसको ये कभी बनाना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी, ये दोनों इनकी नजर में, और इनके जो राजनीतिक इकाई है भाजपा, उसकी नजर में यादवों की पार्टी है, मुल्लाओं की पार्टी है, यदु मुल्लाओं की पार्टी है। क्या गजब का राजनीतिक तिकड़म पैदा किया है इन लोगों ने। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर झुककर उठाना है तो झुककर उठाना है, यह तो स्वैच्छिक क्रिया है ना, कि झुकाकर उठवाना है। और जब किसी को झुकाकर उठवाएंगे तो उसके झुकने में झुकनापन होगा क्या, विनम्रता होगी क्या? और जब किसी को झुकाकर किसी को उठाएंगे तो जो उठेगा वह थैंक यू बोलेगा क्या, कि नहीं भैया आपने हमको उठने में मदद की। कि पूरे भारत में जिस समय सवर्ण समाज को गालियां दी जा रही हैं, तब ये सवर्ण समाज को ही अपराधी बता रहे हैं। सतर्क हो जाइए और मान लीजिए कि अब तक जो हमने किया वो हमारी भूल थी। मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस तरह से जो मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं, यह मेरे जीवन को खतरे में डालने वाली बात है। लेकिन जो बात है, जो तर्क है, जो तथ्य है और जो न्याय के लिए बोलना जरूरी है, वह आपके बीच में रख रहा हूं। फिर किसका शरीर जो है अमर है, देखा जाएगा जो होगा। और अब इसीलिए जरूरी है कि हम नए विकल्प बनाएं, नई राजनीतिक इकाई यानी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए और एक नया सामाजिक संगठन भी बनाया जाए जो हमारे में चेतना का प्रसार करे और हमारे हितों के लिए बात करे। और इसी क्रम में मैंने सामान्य जन चेतना मंच का गठन किया है, SJCM का। आप इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपसे जो न्यूनतम सहयोग राशि रखी गई है 101 रुपए की, वह इस QR कोड के जरिए भेजकर उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमें सामान्य जन चेतना मंच को मजबूत करना है। इसके जरिए ही इन तमाम धोखेबाजियों का पर्दाफाश करना है, समझना है। और उससे ज्यादा कौन क्या किया नहीं किया पर कम चर्चा करके हमारे हित कहां कहां असुरक्षित हैं और कैसे कैसे वे मजबूत होंगे, इस पर अलख जगानी है, सबको बतानी है। एक बात और कह दें, इनकी नजर में UGC कानून ठीक है, कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक कर लिया जाएगा। UGC कानून में लिखा है OBC समाज भी शोषित वंचित है। अब इसमें कई पेच आएंगे। पहले तो OBC में वो आएगा जो क्रीमी लेयर में ना आता हो, तो कैसे छांटा जाएगा कि शिकायतकर्ता क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है। दूसरा, कोई एक जाति कहीं OBC है, कहीं SC है और कहीं वो सामान्य वर्ग में है, तो उसको कब कहां क्या माना जाएगा। तीसरी बात कि जिस समय भारत के विश्वविद्यालयों में सवर्णों के खिलाफ नारे लिखे जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, जिस समय ब्राह्मण पुजारी की हत्या इसलिए हो जाती है, इंद्रभान द्विवेदी की कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी जाती है क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और पुजारी हैं, उसी समय इसी समाज को अपराधी घोषित करने का जो यह षड्यंत्र है वो क्यों है। यानी जिस वर्ग को इस समय सुरक्षा की जरूरत है उसे ही और असुरक्षित बनाने के पीछे सोच क्या है, यह सब हम सबको जानना होगा, समझना होगा। और हमें अपने समाज के हितों के अनुकूल पूरे भारत में कौन मित्र है और कौन शत्रु है, कौन सा विचार हमारे समाज के खिलाफ है, किस विचार से चलने पर हमारा समाज सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानित हो पाएगा। क्योंकि हर समाज को यह सोचने का हक है, आगे बढ़ने का सबको बराबर अधिकार है। क्या कभी यह संभव है कि तेज दौड़ने वाले से कहा जाए कि तुम धीमे चलो ताकि जो कम तेज दौड़ता है वो तुम्हारे बराबर आ जाए? यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए आप ग्लानि से बाहर आइए। जो नीचे गिरा है, अगर वह ऊपर आने के बाद गाली बक रहा है तो वह क्यों गिरा है, इस पर चर्चा अब दूसरे तरह से करनी होगी।
और जिन लोगों ने उठाया था, जी हां, कांग्रेस की शुरुआत की नीति ही यही थी कि सबको लेकर चलो, उठाओ, छुआछूत मिटाओ, समानता लाओ। उसी कांग्रेस को मुक्त करने का नारा जब भाजपा आरएसएस देती है, तो फिर ये कौन से पैमाने को लेकर हमारे लिए आए हैं? इस सब पर हमको सोचना होगा। आपके लिए एक नया मंच तैयार है, आइए उससे जुड़िए, सामान्य जन चेतना मंच एसजेसीएम से। और इन लोगों के इस तरह के कुतार्किक और भेदभावपूर्ण बयानों, हमें राजनीतिक रूप से अलग थलग करने वाली मंशा को समझिए, जानिए और सतर्क हो जाइए। बहुत ही जल्दी सामान्य वर्ग की, सामान्य जन की, सवर्ण समाज के हितों की रखवाली करने वाली एक राजनीतिक पार्टी भी आपके बीच आएगी, अलग जगाएगी, आपके लिए आवाज उठाएगी। और एक बार फिर से निवेदन कर दूं कि यथासंभव आप सामान्य जन चेतना मंच एसजेसीएम से जुड़िए, अपनी ओर से न्यूनतम सहयोग राशि प्रदान करिए और इस संगठन को मजबूत बनाइए। अन्य जितने भी लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं जोड़िए, जिससे कि जल्दी से जल्दी कैडर स्थापित करके हम लोग चेतना के प्रसार में आगे बढ़ सके। यह एक सामाजिक इकाई है। इस इकाई में जो शामिल होंगे, जरूरत पड़ने पर राजनीतिक इकाई में भी उनको भेजा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।